गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास का टॉपिक है भारत में राष्ट्रवाद का उदय। भारत में अंग्रेज़ी शासन रहा है 1947 की स्वतंत्रता प्राप्ति तक, ये आप सभी जानते हो। हम ये भी जानते हैं कि 1947 में जो स्वतंत्रता मिली उस समय से पहले भी कई तरह के स्वतंत्रता के प्रयास किए गए थे, पर वो जो सफलता प्राप्त हुई वो 1947 में जाकर ही हुई। जो भारतीय राष्ट्रवाद है, जो नेशनलिज्म है, उसके लिए जो आंदोलन है वो किसी एक पर्टिकुलर डे में तैयार हो गया, ऐसा नहीं है। हम जानते हैं कि आंदोलन, कोई भी जो मोबिलाइजेशन है, उसके लिए बहुत सारे प्रयास करने होते हैं और ऐसा ही भारत में भी हुआ। भारतीय राष्ट्रवाद के उदय व स्वतंत्रता संग्राम के प्रारंभ होने के कई कारण हैं और बहुत सारी परिस्थितियां हैं। हम जानते हैं कि इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी। भारत की समृद्धि से प्रभावित होकर, यहाँ की संपन्नता के बारे में जानकर यहाँ ट्रेड करने, व्यापार करने आई थी और धीरे धीरे 1600 में ये उनको परमिशन रानी एलिजाबेथ ने दी थी कि वो इंडिया से आके व्यवसाय कर सकते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ आई और 1850 तक, लगभग 1850 में देश के बहुत बड़ा भाग कंपनी के शासन के अंतर्गत आ गया था। और वो कंपनी शासन के जो तरीके थे वो अच्छे नहीं थे और भारतीयों के प्रति बहुत ही कठोर और शोषण करने वाले थे और इससे उनके खिलाफ तीव्र असंतोष उत्पन्न हुआ और 1857 वाली क्रांति हुई। ये सारी चीज़ें भारतीय राष्ट्रवाद की पृष्ठभूमि में आते हैं। तो हम अगर भारत में राष्ट्रवाद के उदय को समझना चाहते हैं तो इसके पीछे के जो कारण रहे हैं उनको एक एक करके समझेंगे। तो सबसे पहला जो पॉइंट है, वो जो सबसे पहला कारण हम जिसको ट्रेस कर सकते हैं वो है 1857 के विद्रोह की पृष्ठभूमि। कि हम जब हम ये कह रहे हैं, ये वाला पॉइंट ले रहे हैं 1857 के विद्रोह, यानी जो सिपाही म्यूटिनी, सिपाही आंदोलन, विद्रोह जो कहते हैं उसको, तो इसका अर्थ नहीं है कि उससे पहले कोई राष्ट्रीयता या इससे पहले कोई राष्ट्रवाद वाली भावना नहीं आई थी, पर इसी से तीव्रता उत्पन्न हुई थी। यद्यपि 1857 के सिपाही विद्रोह तथा संघर्ष को जहां भारतीय इतिहासकार स्वतंत्रता संघर्ष की पहला प्रयास कहते हैं, वहीं अंग्रेज़ इतिहासकार इसे सैनिक विद्रोह कहते हैं। भारतीय इसको आज़ादी की पहली लड़ाई कहते हैं और वो उसे विद्रोह कहते हैं। 1857 में गाय व सूअर की चर्बी वाले कारतूस को मुंह से खोलने से मना करने के लिए मना किया सिपाही मंगल पांडे ने और यहीं से विद्रोह शुरू हुआ, भड़का। उसने अन्य सिपाहियों को भी कारतूस के प्रयोग की ना करने की सलाह दी और इसका परिणाम ये हुआ कि मंगल पांडे को 1857 8 अप्रैल को फांसी दे दी गई, लेकिन विद्रोह प्रारंभ हो चुका था। मेरठ के सिपाही दिल्ली पहुंच गए तथा लाल किले पर अपना अधिकार घोषित कर दिया। कानपुर के नाना साहब पेंशन से वंचित हो जाने से अंग्रेज़ों से युद्ध के लिए प्रेरित हुए। जहां मंगल पांडे ने कारतूस की वजह से शुरू किया, वहीं नाना साहब को पेंशन नहीं मिली थी और इसलिए वो अंग्रेज़ के विरुद्ध खड़े हो गए। ये उसी टाइम की सारी घटनाएं हैं। जो रानी लक्ष्मीबाई है, झांसी की रानी, उनको उनके पुत्र नहीं होने की वजह से गोद लेने के अधिकार से वंचित किया गया, तो वो उस वजह से नाराज़ थी, अतः उन्होंने भी अंग्रेज़ों का विरोध का फैसला किया। और इधर तात्या टोपे और जगदीशपुर के कुंवर अमर सिंह, इन्होंने भी झंडा संघर्ष के लिए आगे आए। तो ये सारी अलग अलग जगहों पर अलग अलग कारणों से चीज़ें जुड़ती गई जिन्होंने कंपनी शासन का, अंग्रेज़ी शासन का विरोध किया। स्वतंत्रता प्राप्ति के इस प्रथम प्रयास को सफलता नहीं मिली, लेकिन फिर भी एक दिशा, एक चिंगारी सुलग गई थी। इस आंदोलन को बहुत निर्दयता से कुचला गया, लेकिन
फिर भी हम ये कह सकते हैं कि उनका जो बलिदान है वो व्यर्थ नहीं गया, क्योंकि जो रिज़ल्ट हुआ वो ये हुआ कि कंपनी का जो शासन था 1857 की क्रांति के बाद वो ब्रिटिश ताज या संसद के पास चला गया। 1858 में क्वींस प्रोक्लेमेशन के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी से शासन लेकर ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास चला गया। भारत के हिंदू व मुसलमान एक दूसरे के नज़दीक आए। ये जो विद्रोह हुआ उसका दूसरा फ़ायदा ये हुआ, बहादुर शाह तमाम हिंदुस्तान को आज़ाद देखना चाहते थे और उसके लिए सत्ता छोड़ने को भी तैयार थे। अंग्रेज़ों की कठोर दमनकारी नीतियों ने भारत के मन में घृणा का भाव पैदा किया। जो अंग्रेज़ी शासन को उदार समझते थे उनके मन में भी शंका व भाव उत्पन्न हुए। और जहाँ जो ये क्रांति वाली भावना है, जो विद्रोह वाली भावना है, एक जन मानस में घर कर गई थी। तो जो 1857 का विद्रोह है या 1857 की पहली आज़ादी की लड़ाई है, ये एक शुरुआत है भारत में राष्ट्रवाद के उदय को स्टार्ट करने में, या भारत के उदय का एक कारण मान सकते हैं। या यूँ कह सकते हैं कि जो परिस्थितियाँ थी उस परिस्थितियों से उत्पन्न ये विद्रोह उस एक द्योतक था आने वाले समय का, राष्ट्रवाद को उत्पन्न करने में बहुत ज़्यादा सहायक रहा। जो सेकंड पॉइंट है वो है धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन। अब हम ये जानते हैं कि किसी भी समय विशेष में धर्म और जो धर्म से प्रेरित समाज में जो रीतियाँ होती हैं, जो रिवाज होते हैं, जिस तरह का समाज होता है, उसको लेकर कुछ ना कुछ समस्याएं रहती हैं। और उस समय आज के दौर पर धर्म का इतना ज़्यादा अवलंबन नहीं है, या हम यूँ कह सकते हैं, या बहुत ज़्यादा मॉडर्निटी के नाम पर हम धर्म को बहुत ज़्यादा स्थान नहीं देते हैं। ऑफ कोर्स ये भी डिबेटेबल है, इसमें भी बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सीज़ हैं, ये भी मैं ब्लैंकेट स्टेटमेंट नहीं दे सकती। लेकिन पहले जिस प्रकार धर्म के अनुयायी ब्लाइंड फॉलोअर्स होते थे, उसमें कुछ ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो गई थी भारतीय समाज में कि जहाँ सुधार आंदोलनों की आवश्यकताएं पड़ी। 19वीं सदी में भारत के विभिन्न हिस्सों में धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन प्रारंभ हुए, जिन्होंने जन सामान्य की चेतना जागृत करके अपनी वर्तमान परिस्थिति पर चिंतन मनन करने के लिए प्रेरित किया। यह चिंतन तथा मनन राष्ट्रीयता की भावना के उदय में महत्वपूर्ण साधन सिद्ध हुए। बंगाल में राजा राममोहन रॉय, उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की और उन्होंने सामाजिक कुरीतियों पर कड़ा प्रहार किया। गुरुदेव टैगोर ने उन्हें भारतीय सांस्कृतिक पुनर्जागरण के जनक तथा भारतीय राष्ट्रीयता के अग्रदूत कहा। जो रविंद्रनाथ टैगोर हैं, उन्होंने राजा राममोहन रॉय की जो प्रयास थे, जो जिस तरह से वो सुधार आंदोलन और सामाजिक सुधारों की जिस तरह के प्रकार की बातें कर रहे थे, उनके योगदान से, उनके जो विचार थे, उनका जो तरीका था, उससे उन्होंने कहा कि ये भारतीय जो इंडियन नेशनलिज्म है, भारतीय राष्ट्रीयता है, उसके अग्रदूत है, उसके प्रोपोनेंट्स में से हैं। उन्हें पुनर्जागरण के तो जनक थे ही, और राष्ट्रीयता के उदय के लिए भी उनको भी उसमें भी वो अग्रदूत माने गए। अगस्त 1828 में राजा राममोहन राय द्वारा स्थापित ब्रह्म समाज ने सती प्रथा, बाल विवाह, धार्मिक अंधविश्वास तथा जाति संबंधी कुप्रथाओं के विरुद्ध आवाज़ उठाई, और इन्हीं सब प्रयासों के फलस्वरूप सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया। उस समय के लिए सती प्रथा बहुत बड़ी समस्या बनी हुई थी, बहुत बड़ी कुरीति थी, और उसके खिलाफ खड़ा होना बहुत मुश्किल था, बहुत कलेजा चाहिए था उसके लिए, और राजा राममोहन रॉय ने उसके खिलाफ आवाज़ उठाई। अंग्रेज़ों ने भी शासन ने भी साथ दिया और उसको गैरकानूनी करार दिया। ये बहुत बड़ी सफलता थी। राजा राममोहन राय भारतीयों को छोटे छोटे दृष्टिकोण से ऊपर उठाकर व्यापक स्तर पर एक सूत्र में पिरोना चाहते थे और उनमें राष्ट्रीयता की भावना भरना चाहते थे। राममोहन रॉय के बाद रविंद्रनाथ ठाकुर तथा केशव चंद्र सेन ने ब्रह्म समाज के दायित्वों को अपने हाथ में लिया
तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि सुधार आंदोलन में जो प्रमुख जो शुरुआती आंदोलन है वो है ब्रह्म समाज का। ब्रह्म समाज जिसको राजा राम मोहन राय ने शुरू किया था, और उसके बाद में राम मोहन राय के बाद में रविंद्रनाथ ठाकुर और केशव चंद्र सेन ने संभाला, और उन्होंने समाज में व्याप्त कुरीतियों को, कुछ उन चीज़ों का, बाल विवाह हो, सती प्रथा हो, धार्मिक अंधविश्वास हो, इन सब कुप्रथाओं का विरोध किया और काफ़ी सफल हुए लोगों को एक राष्ट्र के रूप में अपने आप को देखने के लिए। जो सेकंड है वो है स्वामी दयानंद सरस्वती। सॉरी, मैं इस पीपीटी में मैंने राजा राम मोहन रॉय नहीं लिखा, ऊपर यही आएंगे। सेकंड है वो है दयानंद सरस्वती। इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की 1875 में, और उन्होंने वेदों में ज्ञान को स्वीकारा और ये कहा कि हमें वापस से वेदों की ओर जाना है। जो धार्मिक कर्मकांड जो स्थापित हो गए हैं, जो जिस तरह से हम जो रीतियां बना चुके हैं धर्म के नाम पर, जो कर्मकांड में विश्वास करने लगे, अंधविश्वास में मानने लगे हैं, अगर हमको इन सब से दूर होना है तो दयानंद सरस्वती ने कहा हमें वापस से वेदों की ओर जाना होगा, वेदों का अध्ययन दोबारा करना होगा। वेद में ऐसा स्थान, ये जो जिस तरह के क्रियाकलाप हो रहे हैं उनका कोई स्थान नहीं है। उन्होंने महिला शिक्षा के क्षेत्र में आर्य समाज का योगदान, आर्य समाज को का योगदान दिया, और साथ ही साथ उन्होंने भारतीयों के अंदर स्व को जागृत किया और स्वाभिमान की रक्षा हेतु प्रोत्साहित किया। उन्होंने हिंदी को कम्युनिकेशन का माध्यम बनाया, संपर्क भाषा के रूप में अभिव्यक्त किया, और उनके जो ग्रंथ थे जैसे सत्यार्थ प्रकाश, उन्होंने उसमें ये राष्ट्रीय जागरण को एक नई दिशा दी। और उन्होंने कहा कि विदेशी राज्य चाहे वो कितना ही अच्छा हो, स्वदेशी राज्य चाहे उसमें कितनी ही बुराइयां हो, उससे वो अच्छा होता है। तो बिल्कुल क्लियर उन्होंने राष्ट्रीयता की, राष्ट्रवाद की बिगुल बजाई। उन्होंने ये कहा कि जो शासन अंग्रेज़ों का है उसमें चाहे कितनी ही अच्छाइयाँ हो, वो उससे बेहतर हमारे अपना स्व का शासन, स्वदेशी राज्य का स्वदेशी शासन होना चाहिए, क्योंकि उसमें चाहे कितनी बुराइयाँ हो वो उससे बेहतर होगा, क्योंकि वो अपना शासन होगा। जो स्व की भावना है, जो सेल्फ वाली जो बात है, वो स्वाभिमान वाली जो बात है, दयानंद सरस्वती ने उसके लिए प्रेरणा दी और ये कहा कि हमें जागृत होने के लिए हमें अंग्रेज़ी एजुकेशन या अंग्रेज़ी शिक्षा इसकी आवश्यकता नहीं है। हम वेदों में भी अगर हम जाएंगे, हम वेदों की तरफ मुड़ेंगे तो हमें ये सारी जो प्रेरणा है, जो इंस्पिरेशन है टू बी अ बेटर पर्सन, टू बी एनलाइटेंड, वो हमें वेदों से प्राप्त हो सकती है। उसके लिए हमें अंग्रेज़ी शासन, क्योंकि उस समय बहुत ज़्यादा ये चल रहा था कि भाई अंग्रेज़ों ने हमें मॉडर्न बनाया, अंग्रेज़ों ने हमें शिक्षा दी है, तो इन सब चीज़ों के विरोध में उन्होंने बताया कि हम अगर वेद पढ़ेंगे तो हम ये देख सकते हैं कि भारतीय संस्कृति कितनी समृद्ध है, और भारतीय समाज में जो कर्मकांड, धार्मिक कर्मकांड के रूप में जो स्थापित हो गया है, उसे हमें दूर करना है, और उसके लिए हमें अंग्रेज़ों की आवश्यकता नहीं है, उसे हमें अपने ही संस्कृति से ढूंढ कर निकालना है, और उसके लिए सबसे अच्छा माध्यम है वेद। और ये कहा कि हमें हिंदी को संपर्क भाषा बनाना है, अंग्रेज़ी शासन से हमें कोई फ़ायदा नहीं है, वो हमारी जड़ों को कमज़ोर कर देंगे। तो अगर हमें जड़ों से मजबूत रहना है तो हमें हमारी संस्कृति से ही प्रेरणा लेते हुए अंग्रेज़ों के शासन को हटाना चाहिए। स्वशासन ही बेस्ट शासन है। ये इस भावना की शुरुआत हम स्वामी दयानंद सरस्वती में देख सकते हैं। इसी पॉइंट को हम आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में।